नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जैसा ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों आज की क्लास में हम अम्ल, क्षार एवं लवण अर्थात एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। छोटा सा टॉपिक है लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो टॉपिक है वो आपके सामान्य विज्ञान के रसायन विज्ञान के अंतर्गत आता है। इस वीडियो के एंड में हम 60 से ज़्यादा महत्वपूर्ण एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे जो ऑलरेडी आपके CGWAPM, CGPSC और बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये जो एमसीक्यूज होंगे वो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा, तो ध्यान से आप लास्ट तक पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आपने प्रयोगशाला परिचारक का पैकेज ज्वाइन नहीं किया है और आप घर बैठे इसकी कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो सारा सिलेबस आपको मात्र 1299 रुपये मिल जाएगा। न्यू ऑफर एक्टिवेट हो चुका है लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, तो अगर आप लेना चाहें तो जल्दी से ले लीजिएगा। इसके लिए आपको प्ले स्टोर पर जाकर अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस सर्च करना है और आपको जो एप्लीकेशन दिखेगा उसी में आपको कंप्लीट पैकेज मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए ये जो नंबर दिख रहा है इस पर आप कॉल कर सकते हैं, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर भी, आप व्हाट्सअप में भी आप मैसेज कर सकते हैं। इस पैकेज में आपको सारा सिलेबस मिलेगा, ठीक है। पार्ट 1 में जो साइंस है, पार्ट 2 में जीएस है, सब कुछ मिलेगा। इसके साथ साथ वीडियो के साथ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। सब कुछ मोबाइल एप्लीकेशन में रहेगा, आप जितने बार चाहो देख सकते हो। रिकॉर्डेड रहेगा, है ना, जितने भी बार चाहो 24 घंटे देख सकते हो, 7 दिन जब चाहो जितने बार चाहो देख सकते हो। तो जो भी आपको डाउट रहेगा आप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ लीजिएगा। शुरू करेंगे आज की क्लास। हम बात करेंगे आज अम्ल, क्षार और लवण क्या होता है। तो स्कूलों में हमने इसके बारे में पढ़ा ही है, हमको कुछ ना कुछ याद ही होगा। जैसे कि अम्ल जो स्वाद में खट्टा होता है, क्षार जो स्वाद में कड़वा कसैला वगैरह होता है, और लवण जो अम्ल और क्षार की प्रक्रिया से बनता है उसको हम लवण कहते हैं। इतना हमको याद होगा। लेकिन हम क्या है, आज के आधुनिक दौर में इसकी जो आधुनिक परिभाषा है उसको समझेंगे। एग्जाम में कौन कौन से फैक्ट यहाँ से पूछे जा सकते हैं उसको समझेंगे। इसके साथ साथ अब तक कौन कौन से एग्जाम में क्या क्या यहाँ से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब कुछ समझेंगे। ध्यान से आप वीडियो देखिएगा। सबसे पहले हम इसको कैटेगराइज करेंगे, अर्थात किन आधारों पर इसको विभाजित किया गया वो हम समझेंगे। उसके बाद एक एक करके एक एक टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे सभी यौगिकों को उनके रासायनिक गुणधर्म अर्थात केमिकल प्रॉपर्टीज, जो पदार्थों की केमिकल प्रॉपर्टीज होती है उस आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। जैसे कि अम्ल हो गया, क्षार हो गया और लवण हो गया, ठीक है। इनकी क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो हम आगे देखेंगे। यहाँ पे हमने क्या समझा कि पहला आधार जो हो गया वो आपका रासायनिक गुणधर्म हो गया, जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है उसके आधार पे हमने इन 3 भागों में बांटा गया। उसके बाद जो दूसरा आधार होता है वो आपका होता है सूचक अर्थात इंडिकेटर्स, ठीक है। इंडिकेटर्स के आधार पर भी इसको 3 भागों में बांटा गया है, वो है आपका अम्ल, क्षार और उदासीन। अब ये इंडिकेटर वास्तव में क्या होते हैं? इंडिकेटर्स की अपनी एक केमिकल प्रॉपर्टीज होती है जो कि केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर हमको कोई भी पदार्थ अम्ल है या फिर क्षारी है या फिर उदासीन है वो बतलाता है। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल हम लिटमस से लेकर चलें तो लिटमस एक इंडिकेटर अर्थात सूचक है जो हमको अम्ल, क्षार और अगर कोई पदार्थ उदासीन है उसके बारे में बताता है। लिटमस क्या है? लिटमस की एक केमिकल प्रॉपर्टी होती है। अगर उसको किसी भी विलेन में डालेंगे तो उस विलेन में अम्ल है, क्षार है या फिर वो विलेन उदासीन है वो हमको बता देगा। लिटमस अपने कलर में चेंज करती है, ठीक है। तो वो उसकी प्रॉपर्टीज होती है। तो इसमें हम देख लिए कि अम्ल जो है वो स्वाद में खट्टा होता है और क्षार जो है स्वाद में कड़वे होते हैं। कुछ सिंपल चीजें हम पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है, जबकि क्षार जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है। अब ये सिंपल सी चीज़ें हैं, लेकिन कई बार क्या होता है ये क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम के प्रेशर में, हम भूल जाते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर हम बना नहीं पाते या उल्टा करके आ जाते हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। जैसे कि आप अनिल याद रख लेना, ठीक है। अनिल याद रखो या फिर आप अनिला, जो आपको नाम अच्छा लगे ये याद रख लेना। इससे आप क्या याद रखोगे? अ से अम्ल, नी से नीला, ल से लाल। अर्थात अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है और छ से छलानी याद रखना, छ से क्षार, ल से आपका लाल, नी से नीला। तो छलानी में आप क्या याद रखोगे? क्षार जो होता है वो लाल लिटमस को नीला कर देता है। अगर आप कोई भी एक याद रखोगे अनिल या छलानी तो आप दूसरे को उल्टा कर देना। जैसे अम्ल नीले लिटमस को लाल तो उल्टा कर देना क्षार लाल लिटमस को नीला कर देता है। ट्रिक इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कभी कभी हम भूल जाते हैं इसलिए ट्रिक आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे जैसे स्कूलों में हमने प्रैक्टिकल भी पढ़ा होगा। यहाँ पे विलेन हमने तैयार कर लिया। अब ये लिटमस पेपर हमने डाला तो ये नीला लिटमस दिख रहा है, ये लाल हो गया, अर्थात इसमें जो विलेन है वो अम्ली है और इसमें जो विलेन है यहाँ पे देखेंगे जो लाल लिटमस है वो नीला हो गया, तो ये जो विलेन है वो क्षारी होगा। ये हमने स्कूल में पढ़े होगा। अब यहाँ पे लिटमस से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। जैसे कि लिटमस वास्तव में
किसका बना होता है, लिटमस का जो प्राकृतिक रंग होता है वो क्या होता है, लिटमस कितने रंगों में उपलब्ध है, इस तरीके से भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि लिटमस जो पेपर है जिसको हम पीएच पेपर कहते हैं वो लाइकेन, लाइकेन क्या है, कवक शैवाल के संग में आता है, एक तरीके का फफूंद आप समझ सकते हैं। यहाँ पे इमेज में आप देख सकते हैं ये पेड़ की टहनी आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे जो फफूंद जैसे जमा हुआ दिख रहा है यही लिटमस है, और सॉरी यही लाइकेन है। और इसी लाइकेन से क्या बनाते हैं हम, इस लाइकेन से हम बनाते हैं लिटमस पेपर। और लिटमस पेपर की अपनी क्वालिटी होती है कि उस लिटमस पेपर जो है विलयन की अम्लता या फिर क्षारीयता की जांच करने में हमको हेल्प करता है। लिटमस का जो प्राकृतिक रंग होता है वो बैंगनी होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, लिटमस का जो प्राकृतिक रंग है वो बैंगनी होता है। लिटमस जो है लाइकेन से बनता है। लिटमस 3 अलग अलग कलरों में भी उपलब्ध है, जैसे कि बैंगनी तो इसका प्राकृतिक रंग है ही, इसके अलावा लाल, नीला, तो ये सब कुछ आपको ध्यान में रखना है। अब लिटमस से क्या करते हैं हम, कोई विलयन अम्लीय है फिर क्षारीय है, पीएच स्केल के माध्यम से निकाल लेते हैं। पीएच स्केल को हम आगे और डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे छोटा सा मैं आपको एक डेमो दे देता हूँ, जिससे कि यहाँ पे पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक के अंक होते हैं। जो 7 वाला बीच का अंक है, मतलब अगर 7 है तो वो उदासीन होता है। अब जिस तरीके से लिटमस जो है कलर चेंज कर रहा है उसके हिसाब से अगर मिलान करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जितना ज़्यादा इधर का कलर आएगा या फिर जितना ज़्यादा वैल्यू आएगा आपका 1 2 3 इधर ये 1 2 वाला है ना, मतलब जितना ज़्यादा इधर वैल्यू आएगा वो उतना ज़्यादा प्रबल अम्लीय होगा, और जितना ज़्यादा इधर की वैल्यू आएगा वो उतना ज़्यादा प्रबल क्षारीय होगा। तो इस तरीके से हम अम्ल, क्षार और उदासीन पदार्थों को समझते हैं लिटमस के माध्यम से। अब हम बात करेंगे, जैसे कि सबसे पहले हम अम्ल पढ़ लेते हैं, तो अम्ल के बारे में डिटेलिंग करेंगे, फिर क्षार के बारे में डिटेलिंग करेंगे। तो अम्ल के बारे में हमने क्या पढ़ा कि स्वाद में खट्टा होता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, पीएच मान हमेशा 7 से कम ही होगा, जितना कम होगा उतना ज़्यादा वो प्रबल अम्ल होगा। ठीक है, तो अम्ल क्षार से संबंधित अब हम कुछ महत्वपूर्ण विचारधाराएं, महत्वपूर्ण सिद्धांत जो अलग अलग वैज्ञानिकों ने हमको सिद्धांत दिए उसके हिसाब से पढ़ेंगे। तो जो सबसे पहला सिद्धांत है वो है आपका आर्हीनियस का सिद्धांत, एकदम इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इस सिद्धांत के अनुसार आर्हीनियस कहते हैं कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो, ध्यान देंगे, जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। किसमें, जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। अगर कोई पदार्थ, जैसे कि कोई भी अम्ल आपको याद होगा, HCl याद होगा, तो ये जलीय विलयन में क्या देगा, H+ और Cl-। तो अगर कोई पदार्थ, यहाँ पर हम देख लिए कि ये H+ आयन दे रहा है, अर्थात HCl जो है वो क्या होगा, अम्लीय होगा। और उसी प्रकार अगर कोई आयन, अगर कोई पदार्थ जलीय विलयन में OH- आयन देता है, जैसे एक सिंपल से एग्जांपल ले लें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का, इसका जलीय विलयन में जो आयनीकरण हो जाएगा Na++ OH-। तो अगर कोई पदार्थ OH- आयन देगा तो वो क्षारीय होगा, और H+ आयन देगा तो वो अम्लीय हो जाएगा आर्हीनियस सिद्धांत के अनुसार। अब आर्हीनियस सिद्धांत के अनुसार ये हमने पढ़ लिया कि जलीय विलयन होना इंपॉर्टेंट है। तो इस सिद्धांत की अपनी सीमाएं क्या हैं, यह सिद्धांत जलीय माध्यम में अम्ल व क्षार की व्याख्या करता है। यह सिद्धांत केवल जल में विलेय यौगिकों की सत्यता बताता है, अर्थात इसकी भी एक सीमाएं हैं। इसलिए आगे और हम अलग अलग सिद्धांत पढ़ेंगे। जो अम्ल जलीय विलयन में सभी सांद्रताओं पर पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं उन्हें प्रबल अम्ल कहते हैं। अर्थात अगर कोई विलयन ज़्यादा से ज़्यादा H+ आयन देगा, या फिर अगर कोई विलयन ज़्यादा से ज़्यादा OH- आयन देगा, मतलब प्रबल तरीके से जो है उसका विलयन सभी सांद्रताओं पर पूर्ण रूप से आयनित होगा, अच्छे से आयनित होगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा H+ आयन देगा, ज़्यादा से ज़्यादा OH- आयन देगा, तो जितना ज़्यादा देगा वो उतना प्रबल होगा। और अगर कोई विलयन जो है आपका आंशिक रूप से आयनित होते हैं, है ना, सही तरीके से वो आयनित नहीं होता, तो वो दुर्बल अम्ल या फिर दुर्बल क्षार कहलाता है। तो ये चीज़ आपको इसमें ध्यान में रखना है। प्रबल आयन में आपका HCl, HNO3 अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया, नाइट्रिक अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, आदि सब प्रबल अम्ल के अंतर्गत आता है। इसको आगे मैं और आपको बता दूंगा। उसी तरीके से दुर्बल जो अम्ल है उसकी भी यहाँ पे आप परिभाषा देख सकते हैं, एग्जाम्पल्स वगैरह देख सकते हैं। तो इसके बाद हम अगला जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे वो है आपका ब्रॉन्स्टेड और लॉरी का सिद्धांत। ब्रॉन्स्टेड और लॉरी के सिद्धांत में आपको याद रखना है, देखिए ब्रॉन्स्टेड जो थे वो डेनिश रसायनज्ञ थे, और जो अंग्रेज रसायनज्ञ थे उनका नाम था थॉमस एंड लॉरी। इन दोनों ने सम्मिलित रूप से एक सिद्धांत दिया जिसको कहा गया ब्रॉन्स्टेड और लॉरी सिद्धांत। इसके अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जिनमें प्रोटॉन, अब ये H+ जो हम पढ़ रहे हैं वहाँ पे हमने पढ़ा था
H प्लस आयन ये है प्रोटॉन। तो ये कहते हैं कि अम्ल वे पदार्थ हैं जिनमें प्रोटॉन मतलब H प्लस आयन देने की प्रवृत्ति होती है, जबकि क्षारक वे पदार्थ होते हैं जिसमें H प्लस अर्थात जो प्रोटॉन है वो ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है। अर्थात अम्ल जो है वो प्रोटॉन दाता और क्षार जो है प्रोटॉन ग्राही। कोई भी एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए, जैसे कि यहाँ पे अम्ल है तो HCl में हम यहाँ पे देखेंगे तो HCl में क्या होगा, प्रोटॉन जो है H अलग हो जाएगा, है ना, एक प्रोटॉन ही दे रहा है प्लस Cl माइनस। तो जहाँ से प्रोटॉन निकल रहा है, यहाँ पे ये वाला एग्जांपल आप समझ लीजिए तो जो आपको ज़्यादा आसान हो जाए। जैसे कि अम्ल है, अब इसका H ये एक प्रोटॉन निकल के H2O से अगर हम इसको क्रिया कराएं, है ना, तो ये प्रोटॉन निकल के इसमें जुड़ गया और ये बन गया H2O से H3O। तो HCl क्या है, एक प्रोटॉन दे रहा है, ठीक है, और यहाँ पे जुड़ गया। तो इस तरीके से अगर कोई पदार्थ आपका प्रोटॉन देता है तो वो क्या कहलाएगा, वो अम्ल कहलाएगा। और अगर कोई प्रोटॉन ग्राही है, प्रोटॉन ग्राही, तो वो क्षारक कहलाएगा। जैसे कि NH3 अगर हम देखेंगे तो NH3 जो है यहाँ पे अगर आप क्रिया कराएंगे HCl से तो ये NH3 एक प्रोटॉन ग्रहण करके NH4 बन जा रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर कोई प्रोटॉन दे रहा है तो वो अम्ल हो गया, जैसे HCl यहाँ पे प्रोटॉन इसने ग्रहण कर लिया तो मतलब ये NH3 जो है वो आपका क्षार हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखने लेना, छोटा सा चीज़ है लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे हम इसको और समझते हैं, जब किसी अम्ल में से एक प्रोटॉन का बहिष्कार हो जाता है, अगर कोई अम्ल है जैसे कि HCl में हमने देखा कि एक प्रोटॉन का बहिष्कार हो गया तो Cl माइनस बचा, है ना। तो अगर बहिष्कार हो जाता है तो जो शेष भाग बच जाता है, ये शेष भाग बच गया इसका, तो इसको हम अम्ल का संयुग्मी क्षारक कहते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे HCl है, अब इसने क्या किया, प्रोटॉन दे दिया, H प्लस दे दिया, है ना। अब प्रोटॉन देने के बाद क्या बचा, Cl माइनस बचा। तो इस अम्ल का, इस HCl का ये Cl माइनस क्या है, संयुग्मी क्षारक है, ठीक है। अम्ल का याद रखेंगे उल्टा क्षार, संयुग्मी क्षारक, ठीक है, अम्ल का संयुग्मी क्षारक। अब ये जो अम्ल है जितना ज़्यादा प्रबल होगा, इसका जो संयुग्मी क्षारक है वो उतना दुर्बल होगा। उसी तरीके से ये जितना दुर्बल होगा ये इतना प्रबल होगा। इस तरीके से भी आपको याद रखना है, ठीक है। और उसी तरीके से इसको उल्टा याद रखेंगे, क्षार में जब प्रोटॉन ग्रहण कर लेता है तो बने भाग को उस क्षारक का संयुग्मी अम्ल कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ये क्षार है, उसका संयुग्मी अम्ल ये है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रत्येक अम्ल का एक संयुग्मी क्षारक तथा प्रत्येक क्षारक का एक संयुग्मी अम्ल होता है। क्यों? क्योंकि हर जो अम्ल है वो प्रोटॉन जो है आपका देगा, हर जो क्षार है वो प्रोटॉन लेगा, इसलिए प्रत्येक अम्ल का संयुग्मी क्षारक और प्रत्येक अम्ल का जो है प्रत्येक क्षार का संयुग्मी अम्ल होगा। यदि ब्रॉन्स्टेड अम्ल प्रबल है तो इसका संयुग्मी क्षारक दुर्बल होगा। अगर ये प्रबल है तो इसका जो संयुग्मी क्षारक बनेगा ये दुर्बल होगा, और इसका उल्टा यदि ब्रॉन्स्टेड अम्ल दुर्बल है तो इसका संयुग्मी क्षारक जो है वो प्रबल होगा। ध्यान दें कि संयुग्मी अम्ल में यह प्रोटॉन अतिरिक्त होता है तथा प्रत्येक संयुग्मी क्षारक में एक प्रोटॉन कम होता है। वह पदार्थ जो अम्ल और क्षारक दोनों के लवणों को प्रदर्शित करते हैं उन्हें हम उभयधर्मी एम्फोटेरिक पदार्थ कहते हैं, जैसे कि जल हो गया, ठीक है। जो अम्ल का गुण भी दिखाएगा, जो क्षार का भी गुण दिखाएगा, वो उभयधर्मी होगा। और उस जैसे कि हम जल को समझ सकते हैं। ब्रॉन्स्टेड लॉरी सिद्धांत के अनुसार केवल प्रोटॉन दाता और प्रोटॉन ग्राही ही पदार्थों को अम्ल और क्षार में बांटते हैं, जो कि इस सिद्धांत का एक दोष है, ठीक है। इसमें हम जो पदार्थ आपका प्रोटॉन दे सकता है, प्रोटॉन ले सकता है, उसी को ही हम अम्ल और क्षार के हिसाब से विभाजित करके समझ सकते हैं, और जो ऐसा नहीं करेगा उसको हम नहीं समझ पाएंगे। तो ये इसका जो है एक दोष है। अब अगला है आपका लुईस अम्ल क्षार सिद्धांत, ठीक है। ये तीसरा सिद्धांत हो गया। इस सिद्धांत के अनुसार जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म जो है एक पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर अगर कोई ग्रहण करता है ना, तो इलेक्ट्रॉन जैसे कि अपने अष्टक को पूरा करने के लिए, अगर किसी पदार्थ को अष्टक को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन युग्म चाहिए, अगर ग्रहण करेगा तो वो लुईस अम्ल हो जाएगा, ठीक है। तो जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकता है उसे अम्ल कहा जाएगा, और जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन युग्म का दान कर सकता है उसे क्षार कहा जाएगा। अर्थात ऐसे अणु, आयन, मूलक जिनके केंद्रीय परमाणु में अष्टक पूर्ण करने के लिए एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की आवश्यकता होती है, वो लुईस अम्ल कहलाता है, ठीक। जैसे मैं आपको अम्ल का एक एग्जाम्पल दे देता हूँ कि जैसे लुईस अम्ल कौन सा होगा, ठीक है। तो लुईस अम्ल या फिर लुईस क्षार कैसे निकालेंगे वो हम समझ लेते हैं। जैसे कि
यहाँ पर लिखा हुआ है BF3 लुईस अम्ल है। तो BF3 लुईस अम्ल कैसे होगा इसको हम समझते हैं। इसको अगर ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर पाएगा BF3, तो ये क्या होगा, ये लुईस अम्ल होगा। कैसे समझेंगे, तो इसके लिए क्या है, आपको B और F, B मतलब हो गया बोरॉन। अब बोरान का जो है आपको परमाणु क्रमांक और ये सब याद होना चाहिए। तो इसका कितना हो जाता है, बोरान का हो जाता है आपका 5। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2 और 3। और इस आपका ये जो फ्लोरीन है उसका क्या हो जाएगा, इसका 9 होता है, तो 2 और 7 इसका हो जाएगा, है ना, 2 और 7। अब हम देखेंगे कि इसके बाह्य कक्षा में 3 है, इसके 7 है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। ये बोरॉन है और ये BF3 कैसे बना। तो यहाँ पे हमने देखा कि 3 इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कक्षा बोरॉन के, ठीक है, और फ्लोरीन के 7 हैं। तो मैं 3 फ्लोरीन बना देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो फ्लोरीन के जो बाहरी कक्षा में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर हम देखेंगे तो बोरॉन के जो है यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये सिंगल बॉन्ड से ये पेयर है, ठीक है, B और F। तो यहाँ पे इसका अष्टक पूरा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, इसका अष्टक पूरा हो गया, ठीक है। यहाँ पे इसका तीनों का अष्टक पूरा हो गया, तो ये तो इसका अष्टक कंप्लीट पूरा हो गया। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं अभी भी, तो 1 2 3 है ना, और इसको काउंट करेंगे तो 4 5 और 6। इसको अभी भी क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए इस अष्टक पूर्ण करने के, एक पेयर चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए अगर कोई ऐसा जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकता है उसे क्या कहेंगे, हम अम्ल कहेंगे। तो इस तरीके से जो BF3 है वो अम्ल हो जाएगा। इसको क्या है, 6 था इसके बाहर की कक्षा में, इसको 2 चाहिए, तो अपने अष्टक को पूरा कर पाएगा ये। तो 2 अगर चाहिए, तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो इसको अगर इलेक्ट्रॉन युग्म चाहिए, एक पेयर चाहिए, तो वो अम्ल हो जाएगा। अब हम क्षार को समझ लेते हैं, जैसे कि NH3 वाले मैटर में हम समझ लेते हैं कि NH3 क्षार कैसे होगा। तो NH3 में हम देखेंगे तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, तो नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, परमाणु क्रमांक हो जाता है आपका 7, तो इसका 2 और 5 हो जाएगा। हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का तो आपका 1 ही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। अब ये हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो NH3 तो एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाहर में एक हो, ये और एक ये, ठीक है। अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन बच गया, तो इस 2 इलेक्ट्रॉन को ये दे सकता है, ठीक है। तो अगर ये कोई इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है, अगर कोई भी पदार्थ, तो जो इलेक्ट्रॉन युग्म का दान कर सकता है, देखिए यहाँ पे ये दान कर सकता है, ठीक है। तो अगर दान कर सकता है, यहाँ पे एक्स्ट्रा है इसके पास, दान कर सकता है, तो अगर दान कर सकता है उसको क्षार कहेंगे। और बोरान वाले केस में हमने देखा था, BF3 वाले केस में हमने देखा था कि इस केस में क्या है, इसको लेने की जरूरत पड़ रहा है। तो अगर वो लेता है तो क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है तो अम्ल कहलाता है, और जो इलेक्ट्रॉनिक में दान करता है वो क्षार कहलाता है। सिंपल चीज थी इसमें, ठीक है। तो सामान्यतः जो सभी धनायन होते हैं वो लुईस अम्ल होते हैं। जितने भी धनायन होते हैं, जैसे कि H+ हो गया, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, तो पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को खींचेगा, ठीक है, एक दूसरे को खींचेगा। अर्थात इसकी जो प्रकृति क्या होगी, इसकी प्रकृति क्या होगी, आपका जो है एक इलेक्ट्रॉन युग्म की ग्रहण करने की प्रवृत्ति होगी, प्लस की, है ना। तो इसलिए जो है जितना भी प्लस वाला होगा वो धनायन होगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसके एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं कि कौन कौन से आपके अम्ल और क्षार है। तो AlCl3 हो गया आपका, है ना, ये सब जो है आधे इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकती है, अर्थात लुईस अम्ल है। और ये सब जो है आपका इलेक्ट्रॉन युग्म का दान कर सकती है, अर्थात लुईस का क्षारक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एकदम से हर एग्जाम्पल को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, केमिकल प्रॉपर्टीज को याद रख लेना, और आप एग्जाम में भी कन्वर्ट करके याद रख पाओगे कि क्या लुईस अम्ल या फिर लुईस क्षार है।
आगे बढ़ते हैं, अम्लों का वर्गीकरण हम समझेंगे। तो अम्लों को दो भागों में बांट के देखा जाता है, एक होता है ऑक्सी अम्ल और दूसरा होता है आपका हाइड्रा अम्ल। अब ये ऑक्सी अम्ल या फिर हाइड्रा अम्ल क्या है? ऑक्सी अम्ल क्या होता है? हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, अगर कोई भी पदार्थ में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों उपस्थित है तो हम उसे ऑक्सी अम्ल कहते हैं। और हाइड्रा अम्ल क्या कहते हैं? जिसमें हाइड्रा अम्ल में ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती, केवल हाइड्रोजन उपस्थित होती है। तो क्या याद रख लेंगे? हाइड्रा, आप याद रखना, हाइड्रा से केवल हाइड्रोजन, और ऑक्सी से याद रखना हाइड्रोजन तो है ही, हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी। ठीक है, तो हाइड्रा में केवल हाइड्रोजन उपस्थित रहता है, ना कि ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है। जबकि ऑक्सी अम्ल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों उपस्थित होते हैं। तो जिन अम्लों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों उपस्थित रहते हैं वो आपका ऑक्सी अम्ल कहलाता है। ठीक है, जैसे कि आपका सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसमें हाइड्रोजन भी है, इसमें ऑक्सीजन भी है, तो ये क्या हो जाएगा? ये ऑक्सी अम्ल हो जाएगा। हाइड्रा अम्ल का एग्जांपल जैसे कि HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले सकते हैं। ठीक है, इसमें केवल हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन कहीं आपको दिख ही नहीं रहा है, तो ये आपका हाइड्रा अम्ल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको अम्लों का वर्गीकरण समझना है कि ऑक्सी अम्ल क्या होता है, हाइड्रा अम्ल क्या होता है। इसके अलावा आपका जो प्रबल अम्ल है, दुर्बल अम्ल है, उसको भी आप इस टेबल में समझ लीजिएगा कि प्रबल अम्ल क्या होते हैं और दुर्बल अम्ल क्या होते हैं। तो जिन अम्लों का जलीय विलयन में पूर्ण वियोजन हो जाता है प्रबल अम्ल कहलाते हैं। उदाहरणतः नाइट्रिक अम्ल का पानी में पूरी तरह से वियोजित होना। हमने इससे पहले भी ये देखा था कि जो जितना ज़्यादा प्लस आयन देगा, H प्लस आयन देगा, जो जितना ज़्यादा OS माइनस आयन देगा, उस हिसाब से हमने देख लिया था कि जितना ज़्यादा देगा उतना प्रबल होगा, जितना ज़्यादा देगा वो प्रबल अम्ल या फिर प्रबल क्षारीय होगा, है ना। तो उसी तरीके से जलीय विलयन में पूर्ण वियोजन हो जाता है तो प्रबल अम्ल कहलाते हैं। उदाहरणतः नाइट्रिक अम्ल का पानी में पूरी तरह से वियोजन होना। और जिन अम्लों का जलीय विलयन में आंशिक वियोजन होता है, सही तरीके से वियोजन नहीं होता, अधूरा वियोजन होता है, आंशिक वियोजन होता है, तो वो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। जैसे कि एसिटिक अम्ल और कई अकार्बनिक अम्ल दुर्बल अम्ल है, क्योंकि इनका वियोजन आंशिक होता है। इसको डबल आधा तीर से दिखाया जाता है, ये इस तरीके से दिखाया जाता है, जिसको हम साम्य अवस्था, इक्विलिब्रियम की अवस्था या फिर संतुलन की अवस्था भी कहते हैं। क्योंकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है ना, ये HF से H प्लस F माइनस बना और ये वापस इस तरीके से जाकर फिर से इस तरीके से बन सकता है। इसलिए जो है दुर्बल अम्ल या फिर आपका दुर्बल क्षार वाले कैटेगरी में आ जाएगा। जब हम दुर्बल क्षार पढ़ेंगे तो हमने क्या पढ़ा? प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, सिंपल सी चीज़ है, जो जल में अधिक अच्छा विलयन होगा, है ना, जलीय विलयन में पूर्ण वियोजन हो जाएगा, वो आपका क्या होगा? प्रबल अम्ल। और जो आंशिक रूप से होगा वो आपका हो जाएगा दुर्बल अम्ल। तो यहाँ पे एग्जाम्पल जो है आप प्रबल अम्ल के एग्जाम्पल याद रख सकते हैं, जैसे कि आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl हो गया, उसी तरीके से HBr हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, आपका HI डाईहाइड्रोइक अम्ल, परफ्लोरिक अम्ल, क्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये सब जो है वो आपके प्रबल अम्ल है। ठीक।